हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने फ्लो साइटोमेट्री की डेफिनेशन और इसका मैकेनिज्म देख लिया था। आज हम आगे की बात करते हैं। फ्लो साइटोमेट्री का मतलब क्या था? अगर हम इसका नाम देखें तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, फ्लो यानी मूविंग एंड साइटो यानी सेल्स एंड मेट्री यानी मेज़र करना। इन सिंपल, ऐसी सेल्स जो कि मूवेबल है, यानी कि फ्लो साइटोमेट्रिक टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, मूवमेंट कराते हैं सेल्स का। एक सीथ फ्लूइड होता है या फिर एक फ्लूइडिक सिस्टम होता है, उसमें से सेल्स मूव करती हैं और एक एक करके लेज़र लाइट के कांटेक्ट में आती हैं। इसको मैं आपको डायग्राम से एक बार क्लियर करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ऐसी सेल्स, ये मिक्सचर ऑफ सेल्स थी। ये मूविंग सेल्स धीरे धीरे करके एक एक करके इस लेज़र लाइट के कांटेक्ट में आती हैं और जैसे ही ये लेज़र लाइट के कांटेक्ट में आती हैं, ये लाइट को स्कैटर करती हैं। कुछ लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और कुछ साइड में जाती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले को फॉरवर्ड साइड डिटेक्टर डिटेक्ट करते हैं और साइड वाले को साइड डिटेक्टर जो है डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर ये सिग्नल एडीसी यूनिट को दिए जाते हैं और एडीसी यूनिट इसको डिजिटल में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंप्यूटर को भेज देती है। इस तरह से ग्राफ या फिर रिजल्ट जनरेट किया जाता है। और ये किस पे बेस्ड था? अगर फॉरवर्ड स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है, यानी कि लाइट, उस लेज़र लाइट जो भी सेल से टकरा रही है और वो सीधी डायरेक्शन में ज़्यादा जा रही है, यानी कि ये जो डिटेक्टर है फॉरवर्ड वाला, ये ज़्यादा डिटेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन उसकी साइज़ ज़्यादा है। और उसी के साथ साथ साइड स्कैटरिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो उस साइज़ बड़े होने के साथ साथ वो सेल कैसी है, कॉम्प्लेक्स भी है। तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी साइज़ के, यानी कि जितनी ज़्यादा साइज़ उतनी ज़्यादा फॉरवर्ड स्कैटरिंग और जितनी कम साइज़ उतनी कम फॉरवर्ड स्कैटरिंग। इसी तरह से साइड स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी कॉम्प्लेक्सिटी के। सेल कॉम्प्लेक्स है, साइड स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। सेल कॉम्प्लेक्स कम है तो साइड स्कैटरिंग कम होगी। ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। अब आगे इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। फ्लो साइटोमेट्री एनालाइज इंडिविजुअल सेल्स और पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड स्ट्रीम by detecting light scattered and fluorescence emitted when they pass through a laser beam। इस पूरी लाइन का मतलब है कि जैसे अभी आपको बताया था कि जो भी सेल्स हैं जो कि फ्लूइड स्ट्रीम में, उस आपने देखा था सीथ फ्लूइड था और कोर फ्लूइड था, तो जो कोर फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड सेल्स हैं, वो सस्पेंडेड सेल्स एक एक करके लेज़र बीम के कांटेक्ट में आती हैं और वो वहाँ से लाइट को स्कैटर करती हैं या फिर फ्लोरोसेंस को एमिट करती हैं, जिसको आप एनालाइज करके हर एक सेल की फिनोटाइप या फिर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को बता पाते हैं। ये है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसी सेल्स जो कि मूवमेंट कर रही हैं, मूवमेंट कैसे, स्ट्रीम लाइन में, यानी कि फोकस्ड मैनर में, एक एक्सिस से, आपने देखा था वहाँ पे इस तरह से बहुत एक ब्रॉड रेंज थी, वहाँ से वो सेल्स धीरे धीरे करके एक सिंगल सी एक्सिस से निकल रही थी। तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, कि इतने चौड़े एरिया के बाद में धीरे धीरे करके नैरो हो जाती हैं और एक एक करके उस एक्सिस से रिलीज होती हैं। तो इसको बोला स्ट्रीम लाइन है फोकस्ड मैनर में। तो मूवमेंट ऑफ सेल्स इन स्ट्रीम लाइन इन फ्रंट ऑफ लेज़र, so we can detect scattered light and imitate fluorescence, and we can count or sort cells on the basis of this। ठीक है, कहने का मतलब इसका ये है कि ऐसी सेल्स जो कि मूवमेंट कर रही थी इन स्ट्रीम लाइन मैनर में और उसके बाद ये उस लेज़र के कांटेक्ट में आती हैं, उसके बाद ये लाइट को स्कैटर करती हैं और फ्लोरोसेंस को एमिट करती हैं, जिससे कि आप हर एक सेल को डिटेक्ट कर पाते हैं, यानी कि एनालाइज कर पाते हैं। क्या क्या एनालाइज कर पाते हैं? आप उसकी साइज़ पता कर पाते हैं, छोटी है या बड़ी, आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता कर पाते हैं, इसी तरह से आप उसकी फिनोटाइप पता कर पाते हैं सेल्स का कि वाइब्रेटी कैसी है। तो इस तरह से आप डिटेक्ट कर पाते हैं, काउंट कर पाते हैं। काउंट यानी लार्ज साइज़ की सेल्स कितनी हैं, स्मॉल साइज़ की कितनी हैं, कॉम्प्लेक्स कितनी सेल्स हैं, सॉर्ट आउट कर पाते हैं, यानी कि लार्ज साइज़ वाली सेल्स को अलग निकाल लेते हैं, स्मॉल साइज़ वाली को आप अलग सॉर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू। ठीक, आगे देखिए, इट अलाउ फास्ट रिलेटिवली क्वांटिटेटिव इसलिए है कि मान लीजिए आपने अप्रॉक्स काउंट करी कि यहाँ पे 99 सेल्स हैं या फिर 98 लार्ज साइज़ की सेल्स हैं, बट वहाँ 100 थी, तो आपने एटलीस्ट ये पता कर लिया कि 99 या 98 यानी 100 के पास ही है। तो रिलेटिवली क्वांटिटेटिव। मल्टी पैरामीट्रिक एनालिसिस ऑफ सेल पॉपुलेशन। मल्टी पैरामीट्रिक क्यों बोला? कि जब वो वहाँ से सेल निकल रही है, जब वो सेल वहाँ से रिलीज़ हो रही है और लेज़र के कांटेक्ट में आ रही है, तो आपको
एक साथ पे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। आपको पता चलता है उसकी साइज़ क्या है, आपको पता चलता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आपको पता चलता है कि वो सेल हेल्दी है, एपोप्टोसिस में है या नेक्रोटिक टाइप की है। आपको ये भी पता चलता है कि डिजीज्ड है या नहीं है, नहीं कैंसर हो रखा है नहीं हो रखा है उसमें। जो भी आप मतलब आप जो भी एनालिसिस करना चाहें, आप मल्टी पैरामीटर को यूज़ करते हैं उस सेल को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, उस सेल की प्रॉपर्टीज़ को रीड करने के लिए, ठीक है। मल्टी पैरामीट्रिक एनालिसिस ऑफ सेल पॉपुलेशंस एट द सिंगल सेल लेवल। आपने सेल पॉपुलेशन लिया था, यानी मिक्सचर ऑफ सेल्स लिया था, अब आप एक एक सेल को मल्टी पैरामीट्रिक स्केल पे आप उनको एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, इट ऑल्सो enables फिजिकल सॉर्टिंग ऑफ द सेल्स टू सेपरेट द सब पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। आप क्या कर पाते हैं, फिजिकल सॉर्टिंग कर पाते हैं। आपको सेल्स को अलग अलग मतलब सॉर्ट आउट करना है, उनको अलग अलग करना है, तो आप क्या करेंगे, लार्ज साइज़ की सेल को अलग कलेक्टिंग ट्यूब में ले सकते हैं, स्मॉल साइज़ वाली को अलग कलेक्टिंग ट्यूब में ले सकते हैं। इसी तरह से आपको अगर हेल्दी सेल को अलग लेना है, नेक्रोटिक को अलग लेना है या फिर एपोप्टोटिक को अलग लेना है, तो आप अलग अलग कलेक्टिंग ट्यूब को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उनकी फिजिकल सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ करके। इसके लिए आप FACS करके टेक्निक होती है उसे पढ़ते हैं, फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, ठीक है। इसे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। पर ये क्या है FACS, ये एक फ्लो साइटोमेट्री का ही टाइप है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, फिजिकल सॉर्टिंग कर देते हैं सेल्स की, ठीक। अब आगे बात करते हैं, ये जो जितना भी मैंने आपको बताया उसका सिंपल सा यहाँ समझिए कि आप सेल्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं किसके बेसिस पे, या तो फ्लोरोसेंस के बेसिस पे या फिर उन्होंने जो लाइट स्कैटर करी उसके बेसिस पे। जिससे किससे कर रहे हैं, आपके पास मिक्सचर ऑफ सेल्स था, उस मिक्सचर ऑफ सेल सैंपल में से आपने सेल्स को उनकी साइज़, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी या फिर उनके फिनोटाइप के बेसिस पे सॉर्ट आउट किया और अलग अलग कलेक्टिंग ट्यूब में कलेक्ट कर लिया, ठीक है, या फिर उनको आपने अलग अलग पैरामीटर पे एनालिसिस किया। तो इन सिंपल फ्लो साइटोमेट्री का सिर्फ और सिर्फ इतना सा प्रिंसिपल है कि आप सेल्स को सॉर्ट आउट करते हैं ऑन मल्टी पैरामीट्रिक, किसके बेसिस पे, मल्टी पैरामीटर के बेसिस पे। बस वो सेल क्या करेगी, या तो फ्लोरोसेंस को रिलीज करेगी या फिर स्कैटर करेगी लाइट को। तो आपको ये रीड करना होता है। आपको जब हेल्दी एपोप्टोटिक सेल्स को पता करना होता है तो आप इसके लिए यही FACS को यूज़ करते हैं। हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो आई थिंक आपको प्रिंसिपल समझ में आया होगा और यहाँ से आप इस प्रिंसिपल को अपने नोट्स के लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कल जब मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्लूइडिक सिस्टम है ये हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग पे काम करता है। हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग क्या था, हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग का मतलब था कि ये जो बाहर वाला फ्लूइड है, जैसे हमने शीथ फ्लूइड कहा था, ये रिस्पॉन्सिबल है इस कोर फ्लूइड को मूवमेंट कराने के लिए। और इसलिए ये या अगर स्लो मूव कर रहा है तो अंदर वाला भी स्लो मूव करेगा और फास्ट मूव कर रहा है तो अंदर वाला भी फास्ट मूव करेगा। तो इसकी फ्लो रेट कोर फ्लूइड की फ्लो रेट को भी डिसाइड करती है। तो यहाँ पे हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग क्या है कि इतना ब्रॉड रेंज होता है सेल सैंपल का, उसके बाद वो एक सिंगल एक्सिस से या फिर एक फोकस्ड मैनर से, देखिए ये इतने ब्रॉड रेंज से धीरे धीरे करके ये कितना नैरो हो जाता है इनका रिलीज का पॉइंट। तो इस नैरो रेंज से धीरे धीरे करके फोकस्ड मैनर में या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रीम लाइन मैनर में रिलीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ शीथ फ्लूइड, यानी कि शीथ फ्लूइड का जो मूवमेंट है, शीथ फ्लूइड की जो फ्लो रेट है, उसके कारण ये धीरे धीरे करके यहाँ से फोकस्ड मैनर में रिलीज होती हैं। इसी को बोला गया हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग, ठीक है। अब इसको एक बार देख लेते हैं थ्योरी के थ्रू। हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग क्या है, इन सिंपल अ लार्ज वॉल्यूम इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम। देखा था अभी आपने, एक लार्ज वॉल्यूम था जो कि एक स्मॉल वॉल्यूम, एक नैरो जगह से रिलीज हो रहा था। अ लार्ज वॉल्यूम इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम इन सच अ वे दैट इट बिकम फोकस्ड along an axis is called hydrodynamic focusing. इन सिंपल, जब सेल सैंपल को आप एक लार्ज वॉल्यूम में फिल करते हैं लेकिन जब वो रिलीज होती हैं तो फोकस्ड मैनर में एक एक्सिस से रिलीज होती हैं, तो इसको आप हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग कहते हैं। और इस हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग के लिए शीथ फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल होता है। इस कोर सैंपल को मूवमेंट कितनी होगी इसकी मूवमेंट पूरी शीथ फ्लूइड पे डिपेंड करती है।
आगे पढ़िए। यूज फॉर एंश्योरिंग सेल्स पास थ्रू द लेजर बीम वन एट अ टाइम फॉर एक्यूरेट एनालिसिस। हम हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग को क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हर एक सेल धीरे धीरे यहाँ से रिलीज़ हो और लेज़र लाइट से यहाँ से जो ये सेल्स रिलीज़ हो रही हैं एक एक करके रिलीज़ हो और लेज़र लाइट से हर एक सेल कांटेक्ट में आ सके। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि यूज़ फॉर एंश्योरिंग सेल्स पास थ्रू द लेज़र बीम वन एट अ टाइम फॉर एक्यूरेट एनालिसिस। हर एक सेल जब धीरे धीरे यहाँ से रिलीज होगी, लेजर लाइट के कांटेक्ट में आएगी, तो आप हर एक सिंगल सेल को एक्यूरेटली एनालिसिस कर पाएंगे, आप ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट इंटरप्रिटेट कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। इन फ्लो साइटोमेट्री द सिस्टम यूजेस लिक्विड हाइड्रो, अंदर कोर फ्लूइड था और बाहर की साइड में शीत फ्लूइड था। ठीक है, लिक्विड टू ट्रेवल एट द सेम स्पीड एंड टू ट्रेवल एट सिंगल सेल। ये जो शीत फ्लूइड है, इस शीत फ्लूइड को यूज़ किया जाता है ताकि कोर फ्लूइड सेम स्पीड से मूव करे और साथ साथ सिंगल सेल वहाँ से एक एक सेल मूव कर पाए और एक एक सेल यहाँ से रिलीज हो पाए। ठीक, आगे देखिए। इन हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग अ फास्टर मूविंग शीत फ्लूइड, जो कि कैसा होता है, सलाइन सॉल्यूशन होता है। कल बता चुकी हूँ कि जो बाहर का शीत फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, तो वो सलाइन सॉल्यूशन होता है। आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग में जो शीत फ्लूइड होता है इज यूज टू फोर्स द सैंपल इनटू अ सैंपल कोर स्ट्रीम। इन सिंपल, यहाँ पर देखिए, ये जो शीत फ्लूइड है, इस शीत फ्लूइड को यूज़ किया जा रहा है ताकि ये कोर फ्लूइड धीरे धीरे करके मूव कर पाए और यहाँ से एक एक सेल सिंगल फॉर्म में रिलीज हो पाए ताकि वो लेज़र के कांटेक्ट में आ पाए। तो यहाँ पे यही लिखा है कि शीत फ्लूइड को यूज़ किया जाता है टू फोर्स द सैंपल इनटू अ स्मॉलर कोर स्ट्रीम। स्मॉलर कोर स्ट्रीम का मतलब इसकी बात की जा रही है, एक नैरो एरिया से एक एक सेल रिलीज हो पाए। इसको बोला गया, ये वाली जो जगह है ना नेरो वाली, इसको बोला गया हाइड्रोडायनामिक कोर। सो दैट ऑल पार्टिकल्स आर ट्रेवलिंग अलोंग द सेम एक्सिस एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम वेलोसिटी, ताकि सारे ही जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक ही जगह से निकलें एक एक करके और एक ही वेलोसिटी से निकलें, ताकि ऐसा ना हो कि एक तो सेल फटाफट निकल गई फिर एक धीरे धीरे आ रही है। वेलोसिटी भी इनकी सेम रहे और सारे एक ही जगह से धीरे धीरे करके निकलें ताकि वो लेज़र के कांटेक्ट में आए और आप ज़्यादा अच्छे से डेटा को इंटरप्रिटेट कर पाएँ, ज़्यादा अच्छा से आपका डेटा रिजल्ट दे। ठीक, आगे देखिए। द बेस्ट वे फॉर जनरेटिंग द मोस्ट एक्यूरेट डेटा इज टू रन द सेल्स एट अ लो कंसनट्रेशन एज स्लोली एज पॉसिबल। अब यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो शीत फ्लूइड है, इस शीत फ्लूइड का तो मैंने आपको बताया था ये सलाइन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए, आपको ध्यान रखना है कि ये शीत फ्लूइड कैसे मूव करे, स्लोली मूव करे, जिससे कि कोर फ्लूइड भी स्लोली मूव करेगा और एक एक सेल आराम से रिलीज हो पाएगी। सेकेंड थिंग, ये जो कोर फ्लूइड है, इस कोर फ्लूइड में सेल सैंपल या फिर जो हम कहें सेल्स का नंबर कम होना चाहिए, यानी कि हमें कंसंट्रेशन कैसी रखनी चाहिए, लो कंसंट्रेशन रखनी चाहिए ताकि एक एक सेल रिलीज। अब यहाँ पे जब बहुत सारी सेल होंगी तो बहुत सारी सेल्स यहाँ से निकलने का ट्राई करेंगी, तो इसलिए एक एक सेल इस फ्लूइड के अंदर लो कंसंट्रेशन में सेल्स हों ताकि एक एक सेल रिलीज हों और जो शीत है वो स्लोली मूव करे ताकि कोर फ्लूइड भी स्लोली मूव करे और एक एक सेल लेज़र से कांटेक्ट में आके रिजल्ट दे पाए। ठीक, अब अगर आपको ये जो फ्लो रेट है इसको कंट्रोल करना है तो आप कैसे करेंगे? तो इस फ्लो रेट को कंट्रोल करने के लिए ये फॉर्मूला है, प्रेशर डिफरेंशियल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ शीत फ्लूइड सब्ट्रैक्ट प्रेशर ऑफ कोर फ्लूइड। कहने का मतलब, जब आप शीत फ्लूइड के प्रेशर में से कोर फ्लूइड के प्रेशर को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको प्रेशर डिफरेंशियल मिलेगा और ये प्रेशर डिफरेंशियल आपको बताएगा कि आपका जो सैंपल है वो किस फ्लो रेट से मूव करेगा और वहाँ पर हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग कितनी रखनी है। तो फॉर कंट्रोलिंग सैंपल फ्लो एंड हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, जहाँ पे डेल पी का मतलब है प्रेशर डिफरेंशियल, पी शीत का मतलब है शीत फ्लूइड प्रेशर एंड पी कोर का मतलब है सैंपल कोर प्रेशर।
सैंपल कोर बार बार बता रही हूँ, अंदर वाले को कहा जाता है और शीथ फ्लूइड इसको कहा जाता है। ध्यान ये रखना है कि जो शीथ फ्लूइड होता है इसका प्रेशर हमेशा कोर फ्लूइड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक, ताकि जो रिजल्ट निकलेगा, जो प्रेशर डिफरेंशियल निकलेगा, उसके बेसिस पे आप फ्लो रेट को मेंटेन कर पाएंगे और हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग को मेंटेन कर पाएंगे। अब आगे देखिए, डेल पी डिटरमाइंस द फ्लो रेट, बता चुकी हूँ कि ये क्या डिटरमाइन करता है, फ्लो रेट को, एंड द विड्थ ऑफ द सैंपल कोर, यानी कि हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग को, ये इस विड्थ को और इसकी फ्लो रेट को डेल पी कंट्रोल करता है, या डेल पी से आप बता सकते हैं। अगर डेल पी की वैल्यू लो है, दैट मीन एक अच्छा रिजल्ट आएगा आपके पास। अगर डेल पी की वैल्यू लो है तो क्या रिजल्ट आएगा, वहाँ पर नैरो सैंपल कोर एंस्यूरिंग सेल्स पास वन एट द टाइम थ्रू लेज़र बीम। कहने का मतलब है कि ये जो एरिया है इसका एग्जिट पॉइंट नैरो है। एक तो इस तरह से बने, तो ये तो हो गया ब्रॉड, एक इस तरह से बने, तो कौन सा वाला ज़्यादा एक्यूरेट डेटा देगा, ऑब्वियस सी बात है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे एक सेल एक टाइम पे निकल पाएगी। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, डेल पी की वैल्यू लो होनी चाहिए, जिससे कि आपको क्या मिलेगा, नैरो सैंपल कोर, जिससे कि हर एक सेल वन एट अ टाइम पास होगी लेज़र बीम के सामने से, जिससे कि वो लाइट स्कैटर्ड करेगी और वो स्कैटर्ड लाइट को आप डिटेक्ट कर पाएंगे, या फिर उस फ्लोरोसेंस को आप डिटेक्ट कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, इससे क्या होगा, बेटर रेजोल्यूशन एंड प्रिसीजन, या फिर आप कह सकते हैं एक्यूरेसी। किस में एक्यूरेसी आएगी, एनालिसिस में। जब एक एक सेल उस लेज़र बीम से टकराएगी या लेज़र बीम उस एक एक सेल के कांटेक्ट में आएगी, तो हर एक सेल का आप रिजल्ट एनालिसिस कर पाएंगे, कि हर एक सेल की साइज़ को बता पाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी को बता पाएंगे, उसकी वाइब्रेटी को बता पाएंगे, उसका डीएनए कंटेंट बता पाएंगे। तो इस तरह से हर मल्टी पैरामेट्रिक पे आप उसका रिजल्ट दे पाएंगे हर एक सेल का। इस तरह से आप जितने भी सैंपल में सेल्स सबको अच्छे से बता पाएंगे, जिससे कि आपका बेटर रेजोल्यूशन होगा और जो डेटा है वो आपका सही से बनेगा, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर डेल पी की वैल्यू ज़्यादा है तो वाइडर सैंपल कोर इस तरह से होगा, वाइडर सैंपल कोर, ये बात ध्यान रखनी है, कोजिंग मल्टीपल सेल्स टू पास थ्रू द लेज़र बीम। अब यहाँ से यहाँ पे तो एक ही सेल एक बार में निकल पा रही थी, अब यहाँ पे एक साथ बहुत सारी सेल निकल जाएंगी, तो उस वजह से क्या होगा, रिड्यूस द एक्यूरेसी ऑफ द एनालिसिस। रिड्यूस यानी कमी आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी सेल्स जब निकल रही हैं एक साथ, तो हर एक सेल के ऊपर लेज़र बीम पड़ पाए, या फिर हर एक सेल उस लेज़र बीम के कांटेक्ट में आ पाए। जैसे यहाँ से बहुत सारी सेल्स निकली, तो अब यहाँ से लेज़र बीम तो इतनी ही है, तो ये सारी एक साथ पास आउट हो जाएंगी, तो जिस पे पड़ गई या फिर जिसके कांटेक्ट में आ गई लेज़र लाइट, उसका तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, पर बाकी सेल्स तो बिना कांटेक्ट में आई चली जाएंगी। तो इस तरह से आपके एक्यूरेसी के अंदर कमी आ जाएगी, आपका डेटा उतना एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। इसलिए फ्लो साइटोमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास में एक तो स्लो फ्लो रेट हो और दूसरा नैरो कोर एरिया हो, सैंपल कोर जो रिलीजिंग की जगह है ये वाली, या फिर हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग है वो नैरो हो, ठीक। अब आगे बात करते हैं इसका आप ग्राफ कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे। ग्राफ को देखिए, यहाँ पे एक साथ दो ग्राफ बनाए हैं मैंने। अब मान लीजिए एक ही जो स्मॉल पीक है और एक ये हाई पीक या फिर लार्ज पीक है, ठीक है, यहाँ पे दो पीक मिली हैं आपको। अब ये जो छोटी वाली पीक है ये बताती है कि वो जो आपकी सेल है उसकी साइज स्मॉल है या फिर वो लेस कॉम्प्लेक्स है। स्मॉल साइज़ की है मतलब उसने क्या करा है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग को कम किया है, और लेस कॉम्प्लेक्स यानी कि उसने साइड स्कैटरिंग को कम किया है। इसी तरह से लार्ज साइज़ की है, इसका मतलब उसने फॉरवर्ड स्कैटरिंग को ज़्यादा किया है, और हाईली कॉम्प्लेक्स है यानी कि उसने साइड स्कैटरिंग को ज़्यादा किया है, तो रिज़ल्ट उसका ज़्यादा आया है। अब ये भी हो सकता है कि सेल स्मॉल साइज़ की हो और हाईली कॉम्प्लेक्स हो, ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन बने। आपकी सेल कैसी है और वो क्या चीज़ ज़्यादा कर रही है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग ज़्यादा कर रही है, साइड स्कैटरिंग ज़्यादा कर रही है, या इन दोनों का रिजल्ट क्या दे रही है, उसके बेसिस पे आप बताते हैं सेल की साइज़ और सेल की कॉम्प्लेक्सिटी या फिर उसका फिनोटाइप, ठीक। अब यहाँ से डेटा देखिए, आई थिंक ये वाला आपको ग्राफ पढ़ना आ गया। अब इस वाले की बात करते हैं। इस वाले में देखिए
यहाँ पर एक बात ध्यान रखने के पहले हम फॉरवर्ड स्कैटरिंग को देखते हैं। आप जब एक्स एक्सिस पे इस तरफ जाएंगे तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग की या फिर साइड स्कैटरिंग की, जिस भी को आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है ग्राफ के इस तरफ राइट हैंड साइड आप जब मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पर सेल काउंट यानी नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो अब जब आप वाई एक्सिस पे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो सेल काउंट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेल काउंट 0 से लेके कितना है 1000 तक, यानी कि हमारे पास 1000 सेल्स हैं। और यहाँ पर फॉरवर्ड स्कैटरिंग की वैल्यू कितनी है 300 तक है। ठीक, अब यहाँ देखिए फॉरवर्ड स्कैटरिंग की वैल्यू कितनी है 50, यानी कि तो कम है। 300 सबसे ज़्यादा और 50 कम, और इधर इससे भी कम होगी, 0 सबसे कम है। तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग की वैल्यू कितनी है 50, या फिर आप मान लीजिए 40 जितनी। तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग की वैल्यू तो आपको कम मिली, लेकिन यहाँ पर देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स ने कम वैल्यू को शो किया, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स क्या कर रही हैं, फॉरवर्ड स्कैटरिंग की लो वैल्यू दे रही हैं। यानी कि कैसी है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स, स्मॉल साइज की हैं। ठीक है, और जब आप इस तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत कम सेल्स 250 जितनी सेल्स अप्रॉक्स या उससे भी कम सेल्स जो हैं फॉरवर्ड स्कैटरिंग की हायर वैल्यू को दे रही हैं। दैट मीन कि मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स फॉरवर्ड स्कैटरिंग की हायर वैल्यू दे रही हैं, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स कैसी हैं, लार्ज साइज की हैं। अगर आप डेटा नंबर के लिए देखें तो यहाँ पे आप 1000 लिख सकते हैं, अप्रॉक्स 1000, यहाँ अप्रॉक्स 250। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो आपने ये बात करी फॉरवर्ड स्कैटरिंग की, लेकिन अगर मैं अब साइड स्कैटरिंग को रीड करूँ तो साइड स्कैटरिंग के लिए भी सेम रहेगा। आपने यहाँ देखा कि साइड स्कैटरिंग की वैल्यू कम है, ठीक, लेकिन इस कम वैल्यू को मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स ने दिया है। तो यानी 1000 सेल्स, या फिर आप कह सकते हैं मैक्सिमम सेल्स ने क्या करा, अप्रॉक्स 1000 मैक्सिमम सेल्स ने क्या करा, साइड स्कैटरिंग की मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू को दिया। मिनिमम वैल्यू को दिया, दैट मीन वो लेस कॉम्प्लेक्स है। इस तरफ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी या फिर साइज छोटी होती जाती है, और जब इस तरफ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी या फिर साइज बड़ी होती जाएगी। ठीक है, इस तरह से याद रख लेना अगर आपको रीड करना ना आए कि जब राइट हैंड साइड जा रहे हो तो कॉम्प्लेक्सिटी या फिर साइज दोनों ही इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन जब आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, 0 की तरफ आ रहे हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी और साइज दोनों ही कम होते जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पे 250 से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब ऐसे मान लीजिए 270 या 280 सेल्स ने यहाँ पर साइड स्कैटरिंग की हायर वैल्यू को दिया। दैट मीन कि अप्रॉक्स 270 सेल्स ने क्या करा, साइड स्कैटरिंग की हायर वैल्यू को दिया। दैट मीन कि ये हाईली कॉम्प्लेक्स है। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा कि जब हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी या साइज इंक्रीज होती है, और जब लेफ्ट हैंड साइड आते हैं तो ये दोनों डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इस तरफ फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो चाहे साइड स्कैटरिंग हो, इनकी वैल्यू ज़्यादा आती है, और इस तरफ जाने पर फॉरवर्ड स्कैटरिंग या साइड स्कैटरिंग की वैल्यू कम आती है। ठीक, अब फॉरवर्ड स्कैटरिंग और साइड स्कैटरिंग दोनों के ग्राफ के बेसिस पे एक रियल ग्राफ बनता है। यहाँ देखिए, ये वाला है साइड स्कैटरिंग का, जिसमें मिनिमम जो साइड स्कैटरिंग की वैल्यू है वो ये रही कि जो थाउजेंड्स ऑफ सेल्स ने क्या दिया है, मिनिमम साइड स्कैटरिंग की वैल्यू दी है, यानी कि ये कैसी है, लेस कॉम्प्लेक्स है। ठीक, और इतनी सेल्स ने क्या दिया है, अप्रॉक्स 500 जितनी हायर वैल्यू दी है, यानी कि ये हाईली कॉम्प्लेक्स है। तो इसको तो आपको ऐसे रीड करना है कि यहाँ पर साइड स्कैटरिंग है और यहाँ पर सेल काउंट है। दूसरा ये है फॉरवर्ड स्कैटरिंग के लिए, दो ग्राफ को यहाँ पे एक साथ जॉइंट किया गया, उसके बाद में ये रियल ग्राफ दिया गया है। जब आप इसमें ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ देखिए जो अप्रॉक्स 500 से कम सेल्स ने लो वैल्यू दी, यानी कि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये स्मॉल साइज़ की हैं, और ये जो हायर वैल्यू दे रही हैं 1000 तक की सेल्स, ये कैसी हैं, ये लार्ज साइज़ की हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब 0 की तरफ होंगे तो चाहे साइड स्कैटरिंग हो चाहे फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो, उसकी लेस वैल्यू है, और जब आप हायर नंबर की तरफ जाएंगे तो साइड स्कैटरिंग या फॉरवर्ड स्कैटरिंग दोनों की ही हायर वैल्यू। बस इतना ध्यान रखना है, साइड स्कैटरिंग कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड है,
और फॉरवर्ड स्कैटरिंग साइज से रिलेटेड है। ठीक, उसके बेसिस पे यहाँ पे ये ग्राफ बना कि ये जो दिख रहा है जहाँ पर दोनों की हायर वैल्यू आई, फॉरवर्ड स्कैटरिंग की भी हायर वैल्यू है और साइड स्कैटरिंग की भी हायर वैल्यू, ये देखिए फॉरवर्ड स्कैटरिंग की भी हाई और साइड स्कैटरिंग की भी हाई। दैट मीन ये सेल लार्ज साइज की हैं और हाईली कॉम्प्लेक्स हैं। तो ऐसी सेल्स कौन सी होती हैं? न्यूट्रोफिल्स होती हैं। और यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड स्कैटरिंग की भी लेस वैल्यू है और साइड स्कैटरिंग की भी लेस वैल्यू है, यानी कि दोनों ही वैल्यू लेस हैं, कम है। इसलिए या तो ये जो सेल है ये स्मॉल साइज की है और लेस कॉम्प्लेक्स है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम है, तो ऐसी सेल्स लिम्फोसाइट्स हैं। और फॉरवर्ड स्कैटरिंग एंड साइड स्कैटरिंग की दोनों की ही मॉडरेट वैल्यू दी गई है, यानी फॉरवर्ड स्कैटरिंग की भी मॉडरेट है और साइड स्कैटरिंग की भी मॉडरेट वैल्यू है। दैट मीन इनके अंदर साइज और अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो दोनों ही मॉडरेट लेवल पे हैं, मीडियम हैं। तो इस ऐसी सेल्स कौन सी होती हैं? तो ऐसी सेल्स मोनोसाइट्स होती हैं। ठीक, तो उसके बेसिस पे ये रियल ग्राफ बनता है। दोनों ग्राफ को कंबाइन करके ये रियल ग्राफ आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में। अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। फ्लो साइटोमेट्री को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? डिजीज़ के डायग्नोसिस में। डिजीज़ के डायग्नोसिस में मतलब सेल हेल्दी है, सेल एपोप्टोसिस में है, सेल नेक्रोटिक है, सेल को कैंसर हुआ है या फिर सेल नॉर्मल सेल है, तो आप फ्लो साइटोमेट्री से डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। सेल का नंबर काउंट कर सकते हैं और उनको आपको जिस भी पैरामीटर को लेना है उसकी बेसिस पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लाइक आपको साइज़ की बेसिस पे सॉर्ट आउट करना है या फिर साइज़ का बेसिस पे नंबर काउंट करना है। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि 1000 सेल्स हैं जो लार्ज साइज़ की हैं या फिर 250 सेल्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं। तो इस तरह से आप नंबर के बेसिस पे सेल्स को बता सकते हो कि आपके पास कितनी सेल्स किस तरह की हैं। ठीक, सेल साइकिल का एनालिसिस कर सकते हो। आप डीएनए का कंटेंट बता सकते हो फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू कि डीएनए का कंटेंट किस सेल में कितना है। तो जैसे अगर मैं बात करूं G1, S और G2, तो G1 के अंदर S से कंपैरेटिवली डीएनए का कंटेंट कम होगा और S के पास में, क्योंकि रेप्लिकेशन हो गया तो इसके पास में डीएनए का कंटेंट ज़्यादा होगा। तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर फ्लोरोसेंस इमिट होगा। आपको करना क्या पड़ता है? सेल साइकिल को एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर फ्लोरोसेंस से टैग करना पड़ता है। इन सिंपल आप ये समझ लीजिए कि फ्लो साइटोमेट्री का ही एक और रूप फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग को यूज़ करते हैं आप सेल साइकिल को एनालिसिस करने के लिए। ये इसी का टाइप है जिसकी बेसिस पे आप डीएनए कंटेंट को बता पाते हैं कि अगर फ्लोरोसेंस यहाँ पर कम आ रहा है दैट मीन वो G1 फेज़ में है, अगर फ्लोरोसेंस ज़्यादा एमिट हो रहा है यानी कि वो S फेज़ में है या फिर G2 फेज़ में है। तो इस तरह से आप FSCS को यूज़ करके आप सेल साइकिल का एनालिसिस कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए कंटेंट। आप प्रोटीन का एनालिसिस कर सकते हो कि प्रोटीन कितना बन रहा है। आप इम्यूनोफिनोटाइपिंग कर सकते हो। इम्यूनोफिनोटाइपिंग में आप क्या करते हैं? एंटीजेंस को यूज़ करते हैं और जो सरफेस पे अलग अलग मार्कर्स होते हैं उनसे ही जाके बाइंड हो जाते हैं। इन सिंपल इसके लिए भी आप FSCS को यूज़ करते हैं। तो फ्लो साइटोमेट्री का एक और फॉर्म है फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। उसके बेसिस पे आप मल्टीपल रीडिंग कर सकते हैं या फिर मल्टीपल रिजल्ट को दे सकते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे करते हैं। पर अभी आपको एक बार के लिए ध्यान रखना है कि फ्लो साइटोमेट्री से आप डिजीज़ का डायग्नोस कर सकते हैं, सेल को काउंट कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सेल साइकिल का एनालिसिस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए कंटेंट, प्रोटीन एनालिसिस कर सकते हैं, इम्यूनोफिनोटाइपिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। कोई कन्फ्यूज़न या डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर FSCS के थ्रू किस तरह से हम करते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।